Soundstripe. हाय गाइस, दिस इज रौनक फ्रॉम आईटी दिल्ली और आज हम लोग बात करने वाले हैं कोल्ड वॉर एरा के बारे में। ठीक है, तो कोल्ड वॉर में मैं तुम लोग को सब बताने वाला हूँ। कोल्ड वॉर था क्या? एक्चुअली कोल्ड वॉर थी एक ऐसी ठंडी से पड़ी हुई वॉर, यानी कि जो एक्चुअली में इग्नाइट नहीं हो सकी, एक्चुअली में जिसमें वेपन का इस्तेमाल नहीं हुआ। और ये यूएस और यूएसएसआर जो कि अभी मॉडर्न डे रशिया और कुछ कंट्रीज यूगोस्लाविया इन सब कंट्रीज का मिक्सचर है इस वक्त, बट उस वक्त एक सोवियत यूनियन नाम की कंट्री हुआ करती थी। तो इन दोनों के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड थिंग हुआ, जिससे पूरी वर्ल्ड को लगा कि एक और वर्ल्ड वॉर हो सकती है, तो उस चीज को कहते हैं कोल्ड वॉर। और इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं 2 लेक्चर में तुमको ये कवर करने वाला हूं। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ दैट कोल्ड वॉर सीरीज। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले। ठीक है, तो दिस इज यूएसएसआर, जिसमें रशिया है, बेलारूस है, यूक्रेन है, जॉर्जिया, आर्मेनिया, तुर्किस्तान, ताजिकिस्तान, इतनी सारी कंट्रीज टूट के यूएसएसआर से बनी है। तो यूएसएसआर 1991 तक एक कंट्री हुआ करती थी। ठीक है, अब ये यूएस के प्रेसिडेंट थे, ये रशिया के लीडर थे। तो इन दोनों के बीच में कहा सुनी होती थी कि हम पावरफुल हैं, वो कहते थे हम पावरफुल है, बट ऐसा नहीं होता। तो बताता हूं मैं तुमको। तो ये है कोल्ड वॉर। स्टार्ट करते हैं। कोल्ड वॉर का पहला स्लाइड हम लोग का ये है। तो कोल्ड वॉर एरा को जानने से पहले मैं तुमको पूरी एक इनसाइट दूंगा जो तुमको जानना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में। तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या था? तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस था कि क्यूबा एक कंट्री है। ठीक है, क्यूबा एक कंट्री थी जो कि सोवियत यूनियन की दोस्त हुआ करती थी, वॉज एन एली ऑफ सोवियत यूनियन। ठीक है, और पैसे लिया करती थी, यानी हेल्प, मदद लिया करती थी। जैसे कि पाकिस्तान इस वक्त तुम लोग जानते हो कि कितना कंगाल हो चुका है और कैसे दुनिया से पैसे मांगता है, वैसे कि क्यूबा उस वक्त पैसे लिया करती थी सोवियत यूनियन से। ठीक है, तो अराउंड 1961 यूएसएसआर लीडर्स वर वरीड दैट यूएसए वुड इन्वेड कम्युनिस्ट रूल्ड क्यूबा एंड ओवरथ्रो प्रेसिडेंट फिडेल कास्ट्रो। यानी कि यूएसएसआर जो कि सोवियत यूनियन है, वो उसको डर लगा 1961 के अराउंड कि क्यूबा जो कि अमेरिका जो देश है उसके पास पाया जाता है, तो अमेरिका अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके जो क्यूबा जो कि जिस पे कम्युनिज्म का पूरा आइडियोलॉजी सपोर्ट करता है, क्यूबा जो कि रशिया की आइडियोलॉजी है, जो कि रशिया और क्यूबा दोस्त थे, तो उनकी कहीं दोस्ती ना टूट जाए यूएसए के इन्वेड से, या फिर जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे फिडेल कास्ट्रो, उनको यूएसए हटा ना दे, तो उसके लिए चिंता किया यूएसएसआर ने। ठीक है, फिर इसका रिजल्ट क्या हुआ कि 1962 में 1962 में निकिता क्रूशेव जो कि सोवियत यूनियन की लीडर थी, उन्होंने न्यूक्लियर मिसाइल क्यूबा में प्लेस कर दिया। ठीक है, और उसको एक रशियन बेस में टर्न कर दिया। समझ रहे ना आप? मैं कह रहा हूं कि उनको लगा कि हाँ, हो सकता है यूएसए अटैक करे या वहाँ के प्रेसिडेंट को निकाल दे क्यूबा से। तो उन्होंने यूएसएसआर वालों ने क्या किया कि क्यूबा में, चूंकि वो उनके दोस्त थे, तो उनसे कहा कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, हम आप वहाँ पर न्यूक्लियर मिसाइल रखेंगे ताकि आपका कंट्री प्रोटेक्ट हो सके। तो ये किया गया, समझ रहे हैं। उसके बाद 3 हफ्ते बाद, 3 वीक्स लेटर, यूएसए प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी गॉट डिटरमाइंड टू रिमूव क्रूशेव एंड टू रिमूव द वेपन्स फ्रॉम क्यूबा। ठीक है, तो इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि जो यूएसए के, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे उस वक्त, जॉन एफ कैनेडी, बहुत ही पॉपुलर प्रेसिडेंट में से एक हैं यूएसए के। तो उन्होंने सोचा कि कुछ भी हो जाए भैया, हम इनको निकाल के फेंक देंगे, ये किसी दूसरे देश पे न्यूक्लियर मिसाइल नहीं रख सकते, और मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे देश के पास कोई न्यूक्लियर मिसाइल का बेस बन जाए जिससे मेरे देश को खतरा हो। तो उन्होंने कहा कि हम इनको निकाल के फेंक देंगे, सारे वेपन निकाल के फेंक देंगे। तो कैनेडी ने फिर क्या किया इस विषय में? कैनेडी ने अमेरिकन वॉरशिप्स को भेजा उधर और कहा कि कोई भी रूस की तरफ से, सोवियत यूनियन की तरफ से कोई भी जहाज आ रहा है, कोई भी शिप आ रहा है, उसको आप रोक दीजिए ऑन द स्पॉट। चूंकि वो वेपन लेके आ रहा होगा, अगर आप रोक देंगे तो वो पहुंच ही नहीं पाएगा इस कंट्री क्यूबा में। तो उन्होंने ये किया, और इसी क्लैश को कहते हैं, धीरे धीरे इसी क्लैश एंड इन टर्म को कहते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। ये सब नोट्स तुम लिखते जाना प्रॉपर, जो मैंने इसमें लिखा है बहुत ही ज़्यादा समराइज्ड और मतलब बिल्कुल मोस्ट अप्रोप्रिएट नोट्स तुमको मिलेंगे। ठीक है, अब इसी क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो कि इतनी हाई पॉइंट पे चली गई, मतलब अभी तो ये स्टार्टिंग थी कि इनकी लड़ाई हो रही है, उन्होंने इसको रोका, उन्होंने इसको रोका। ठीक है, और जब ये सब इवेंट्स बार बार होने लगे तो इसको कहने लगे कोल्ड वॉर एरा। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस एट अ हाई पॉइंट केम टू बी नोन एज कोल्ड वॉर एरा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कोल्ड वॉर के बारे में।
ठीक है, तो इट वॉज द वॉर ऑफ आइडियोलॉजीज। नंबर 1 पॉइंट, अगर तुमसे पूछे कोल्ड वॉर क्या था, तो कोल्ड वॉर वॉज द वॉर ऑफ आइडियोलॉजीज। उन दोनों की सोच, दोनों देश की जो सोच है, उनके बीच की जो डिफरेंस है, उसका जो मतलब एक आइडियोलॉजी का जो डिफरेंस है, उसकी एक वॉर थी। तो यूएस क्या था, यूएसए एक ऐसी कंट्री थी जो कि बिलीव करती थी लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म में। अब आप कहोगे भैया इतने हाई फाई वर्ड बता रहे हो, ये है क्या यार? तो मैं बताता हूँ। लिबरल डेमोक्रेसी क्या होती है कि जैसे इंडिविजुअल है, मैं इंडिविजुअल है, तो हम सबके राइट को प्रोटेक्ट करे गवर्नमेंट, उसको कहते हैं लिबरल डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक, लिबरल लोकतंत्र। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है हम सबके राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, जबकि यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन जो था वो बेसिकली सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी पे बिलीव करता था, यानी कि पैसे और लोग दोनों आपस में बराबर बराबर बटेंगे। ये नहीं कि कोई अंबानी बन गया कोई गरीब बन गया। तो यूएसए इस आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करता था। यूएसए करता था सब बराबर हैं, पैसे जितने इसके पास उतने इसके पास, दोनों में बराबर बटेंगे। तो उसे कहते हैं सोशलिज्म। और कम्युनिज्म होता है कि जो सरकार है वो हर चीज़ ओन करती है, यानी मेरी कोई ज़मीन नहीं होगी, मैं जिस घर में अभी बैठा हूँ, दिस इज़ नॉट माई हाउस, दिस इज़ ऑल्सो एक्चुअली कंट्रीज हाउस। इस आइडियोलॉजी कहते हैं कम्युनिज्म। तो ये भी एक आइडियोलॉजी का पार्ट है। बहुत लोग कम्युनिज्म आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं, बहुत लोग लिबरल डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं। तो आपका क्या राय है, आप किस में बिलीव करते हैं? आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं बात करता हूँ तो सेकेंड विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जब एंड हुआ, तो एक्चुअली मैं तुमको अभी हिस्ट्री बता रहा हूँ। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है ना, उसके एंड से 2 सुपर पावर जनरेट हुई थी, एक यूएसए थी, एक यूएसएसआर थी। इन्हीं के बीच में कोल्ड वॉर हुआ था। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है कि द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर मार्क द बिगिनिंग ऑफ 2 सुपर पावर्स यूएसए एंड यूएसएसआर। ठीक है, और ये मैंने एक्स्ट्रा तुमको बता रहा हूँ वर्ल्ड वॉर एक्चुअली था क्या। तो वर्ल्ड वॉर में क्या था कि यूएसए ने ख़त्म कैसे होता है ये बता रहा हूँ। तो यूएसए ने 2 एटॉमिक बॉम्ब डाले थे, हिरोशिमा एंड नागासाकी, जो कि जापान में 2 शहर है, उन पर डाला था। और इससे विश्व युद्ध 2 यानी वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था। और इसमें बेसिकली 2 पावर्स के बीच में लड़ाई हुई थी, एक थी एक्सिस पावर, एक थी द एलीज। तो एक्सिस पावर में कौन कौन थी? जर्मनी, इटली, जापान, जो कि हार गए थे यूएस, सोवियत, ब्रिटेन, फ्रांस से। और यूएस, सोवियत, ब्रिटेन, फ्रांस को कहते हैं एलिड फोर्सेस। तुम देख सकते हो तो उस वक्त यूएस और सोवियत एक साथ अच्छे दोस्त थे, यानी एक साथ एक टीम में थे। दे वर फ्रेंड्स एट दैट टाइम टिल सेकंड वर्ल्ड वॉर। पर उसके बाद जो सब चीज़ें हुई बिकॉज दे हैव डिफरेंट आइडियोलॉजीज, जिसकी वजह से कोल्ड वॉर शुरू हुआ। ठीक है, अब एक चीज़ कोल्ड वॉर के बारे में मैं तुमको और बताना चाहता हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ड्यू टू लॉजिक ऑफ डिटरेंस द कोल्ड वॉर रिमेन्ड कोल्ड एंड नॉट शूटिंग वॉर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लॉजिक ऑफ डिटरेंस क्या होता है। लॉजिक ऑफ डिटरेंस होता है कि 2 मुल्क, 2 वतन, 2 देश इतने पावरफुल हैं, 2 कंट्री इतने पावरफुल हैं कि अगर ये इस पर लड़ेगा तो दोनों कंट्री तबाह हो सकते हैं। बोथ हैव न्यूक्लियर पावर्स। तो कोई किसी पे दोनों डरते हैं कि अगर युद्ध होगा तो दोनों तबाह हो जाएंगे, तो क्यों ही युद्ध करें, क्यों ही वॉर करें। तो इस आइडियोलॉजी कहते हैं लॉजिक ऑफ डिटरेंस, कि सो मच डिस्ट्रैक्शन दैट नो वन कैन अफोर्ड टू इनिशिएट द वॉर। तो इसीलिए कोल्ड वॉर कोल्ड ही रह गई, यानी कि शांत ही रह गई। बस मुंह का थोड़ा बहुत हल्के पुल्के चुटर पुटर फाइट्स हुई, और शूटिंग वॉर नहीं हुई कि कोई बहुत हाई लेवल की वॉर हो जाए, कि बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हो रही हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मगर दुनिया डर रही थी कि ऐसा होना नहीं चाहिए, नहीं तो एक और वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, जो कि बहुत ही गलत चीज़ होता। अच्छा, इससे हम लोग को एक चीज़ और सीखने को मिली कि द इमर्जेंस ऑफ 2 ब्लॉक पावर, ये क्या है, आइए बात करते हैं। बोथ कंट्री वांटेड टू एक्सपैंड देयर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, हैंस डिसाइडेड टू टेक हेल्प फ्रॉम स्मॉल कंट्रीज। यानी दोनों जो देश हैं, वर्ल्ड वॉर के बाद उन्होंने सोचा कि यार हम लोग क्या करते हैं, इतने पावरफुल तो हैं, बड़े देश हैं, छोटी छोटी जो देश हैं, छोटे छोटे जो कमज़ोर मुल्क हैं, जो वतन हैं, उनको अपने पास ले लेते हैं पैसे देख के। जैसे कि रशिया ने क्यूबा को फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करके अपना दोस्त बना लिया। तो ऐसे करते हैं ताकि वो मेरा जो पूरे विश्व में मेरा पूरा जो कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाए, ये कर रहे थे। तो जो कि इसमें क्या होता था कि स्मॉल कंट्री गॉट प्रॉमिस एंड प्रोटेक्शन इकोनॉमिक एड्स। तो जो छोटे देश हैं उनको लगा अरे वाह, हमको तो प्रोटेक्शन मिल रही है, जो आसपास के नेबर्स हैं हमको तो पैसे मिल रहे हैं ताकि हम अपना देश चला सकें, इकोनॉमिक एड्स मिल रही है, तो ऑब्वियसली हम लोग इनके दोस्त बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे क्या हुआ कि यूरोप जो है वो 2 भाग में डिवाइड हो गया। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि यूरोप जो है वो बेसिकली 2 चीज़ों में डिवाइड हो गई थी, एक था वेस्टर्न अलायंस, एक था ईस्टर्न अलायंस। तो वेस्टर्न अलायंस यानी कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ द यूरोप क्या था, तो बेसिकली ये था कि
इतने पार्ट ऑफ द यूरोप को यूएस से इन्फ्लुएंस मिलता था, यानी यूएस उनको हेल्प देती थी, वो यूएसए के साथ जुड़ गए थे। और ऑब्वियसली यूएसए थोड़ा इस तरफ पड़ता है, वेस्टर्न पार्ट, यूरोप का वेस्टर्न पार्ट, दोनों मिल गए। और यूरोप का ईस्टर्न पार्ट और रशिया ईस्टर्न में हो गए, दोनों मिल गए। तो बीच में एक गैप बन गई, दैट इज कॉल्ड द बर्लिन वॉल, जिसको आप विकिपीडिया और गूगल पे सर्च कर सकते हैं। ज़रूर करिएगा, नॉलेज तो देना ज़रूरी है यार, है ना। तो वही मैं बताना चाहता हूँ कि यूरोप भी दो हिस्सों में बट गया था। तो कोल्ड वॉर का इम्पैक्ट तो पड़ा, बट आइडियोलॉजिकल पड़ा। इट्स नॉट लाइक कि दोनों हिस्सों में बट गया, दोनों दुश्मन दुश्मन करने लगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं तो वेस्टर्न अलायंस के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो वेस्टर्न अलायंस ने अपने आप को नाटो में फॉर्म कर लिया। नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये देखिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन मैंने लिखा भी है। और इसमें बेसिकली 12 कंट्री थी, 12 कंट्रीज वो देयर इन नाटो। ओके, सो यू नीड टू लर्न दिस थिंग। 1949 में इसका बेसिकली फॉर्मेशन हुआ था वेस्टर्न अलायंस का, और बैक्ड बाय द यूएसए। तो यूएसए प्लस वेस्टर्न अलायंस एक इज इक्वल टू नाटो। और उन्होंने कहा था कि नाटो पे कोई भी अटैक हो, यानी यूएसए यानी कोई भी वेस्टर्न कंट्री का कोई भी एक मेंबर पे अटैक हो, यानी वो पूरे नाटो पे होगा और सारी कंट्री मिलके उस जिसने भी अटैक किया उस कंट्री पे वॉर करेगी। तो ये उन्होंने एक यूनियन बनाया ताकि सब लोग डर के रहें इन लोग से। तो वही है कि अटैक ऑन नाटो इज इक्वल टू अटैक ऑन इंडिविजुअल कंट्री, जो कि मैंने अभी बताया तुमको। फिर ईस्टर्न अलायंस की बात करते हैं। तो ईस्टर्न अलायंस ने अपने आप को वॉर्सॉ पैक्ट में बदल लिया, जिसको लिखा है ऑल्सो कॉल्ड वॉर्सॉ पैक्ट। और ये 1955 में बना था, यानी कि नाटो बनने के 6 साल बाद बना था। और ये क्यों बना था? ताकि ये नाटो को अपोज कर सके, ताकि ये अगर नाटो है तो हम भी कुछ हैं भैया, यूएसएसआर भी कुछ है। ऐसा थोड़ी ना कि तुम लोग पे कोई युद्ध करेगा तो तुम लोग अटैक कर दोगे, तो अगर हम लोग पे तुम युद्ध करोगे तो हम लोग भी अटैक कर देंगे। यानी कि इनका भी सेम मोटो था कि एनी अटैक ऑन द मेंबर्स ऑफ वॉर्सॉ पैक्ट और द मेंबर्स ऑफ द ईस्टर्न अलायंस इज इक्वल टू अटैक ऑन इंडिविजुअल कंट्री, इज इक्वल टू अटैक ऑन द होल कम्युनिटी, एंड फिर सब मिलके वॉर करेंगे। तो दोनों इतनी बड़ी यूनियन बन चुकी थी और दोनों इतने पावरफुल, दोनों के बीच में लॉजिक ऑफ डिटरेंस आया कि इतनी ज़्यादा पावर कि दोनों युद्ध नहीं कर सकते। तो इस पूरे को कहा गया कोल्ड वॉर। मैंने फिर से एक बार कोल्ड वॉर का तुमको सीन बता दिया। अब हम लोग कहाँ थे इस वक्त, उसका भी मैं बता रहा हूँ। उससे पहले मैं तुम एक चीज़ और देख लो कि अपना इंडोनेशिया साइड और ये सब अपना फिलीपींस, वियतनाम, ये सब जो साइड है, तो इसमें क्या हुआ कि ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एंड मिडिल ईस्ट एशिया में यूएस बिल्ट अलायंस कॉल्ड सियातो। सियातो क्या है? साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी और अलायंस, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी अलायंस और एंड सेंटो। तो इन्होंने 2 अलायंस बनाए, एक सेंट्रल एशिया का, ठीक है, और एक बनाया साउथ ईस्ट एशिया। साउथ एशियन कंट्री तुम्हें पता ही है, इंडोनेशिया वगैरह सब आती हैं, ठीक है। तो बट अब क्या हुआ कि शुरुआत में छोटी छोटी जो कंट्रीज उन्होंने तो ज्वाइन कर लिया। अब उनको एक टाइम लगा कि यार, एक टाइम बाद रियलाइज़ हुआ कि यार हम लोग इतने छोटे मुल्क है, ऐसा ना हो कि जो बड़ी कंट्रीज है या हम लोग को इन्वेड कर ले या हम लोग का यूज़ कर ले इतने हाई लेवल पे। जैसे कि सोवियत यूनियन ने क्यूबा में अपने न्यूक्लियर बेस बनाना चाहता था, है ना, यानी उनके कंट्री में अपना कुछ करना चाहता था। तो उनको लगा कि ऐसा ना हो कि हम लोग की लैंड का मिस यूज़ हो। तो मैनी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज वर वरीड अबाउट देयर फ्रीडम एंड सो स्प्लिट्स बिकेम विजिबल सून। इसलिए वो स्प्लिट होने लगे, इसलिए वो अलग होने लगे अपने आप को, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है कि कम्युनिस्ट चाइना जो है ना, उन्होंने यूएसएसआर के साथ उनकी पटी नहीं, हालांकि दोनों कम्युनिस्ट हैं, बट स्टिल यूएसएसआर के साथ उनकी पटी नहीं। और 1950 में बेसिकली उनका थोड़ा सा कहासुनी हो गई थी। तो ये एक्स्ट्रा मैंने चीज़ दे दिया है, तुम्हें याद करना है कर लो, नहीं करना है ना करो। और हाँ, एक चीज़ और कि स्मॉलर कंट्रीज जो है मोर हैव टू सुपर पावर्स वाइटल रिसोर्सेज सच एज ऑयल मिनरल टू बी गेन्ड। यानी कि जो सुपर पावर्स हैं यूएसए यूएसआर, वो स्मॉलर कंट्रीज़ को इसलिए भी प्रायोरिटाइज़ करती क्योंकि उनको लगता था कि यहाँ से वो तेल निकाल सकती हैं, अपना ऑयल निकाल सकती हैं उनकी लैंड का उपयोग करके, और इवेंचुअली जो सुपर पावर्स हैं उनकी कंट्री को फ़ायदा होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये था पार्ट 1, और इसके बाद आने वाला है पार्ट 2, जो कि और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो गाइस वॉच करते रहिए मेरा चैनल एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। टिल देन, शब्बा खैर, बाय बाय, सायोनारा, खुशामदीन।